नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। थिंक अगेन, जिसे लिखा है मशहूर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एडम ग्रांट ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक आईना है। ऐसा आईना जो हमें यह दिखाता है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो शायद अधूरा है और कभी कभी पुराना और बेकार भी हो सकता है। सोचिए, जब आप किसी डिबेट में होते हैं तो क्या आप जीतना चाहते हैं या कुछ नया समझना? जब कोई आपकी सोच पर सवाल उठाए तो क्या आप रक्षात्मक हो जाते हैं या उस सवाल में एक मौका देखते हैं खुद को बेहतर समझने का? हम इंसानों को सर्टेनिटी पसंद है। हमें वो कंफर्ट चाहिए जहां हमें लगे कि हम सही हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स एडिग हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सर्टेनिटी हमारी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है? थिंक अगेन हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को अपडेट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने फोन या लैपटॉप का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। यह किताब बताती है कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी ये स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता, एक कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस किताब में एडम ग्रांट हमें 3 अलग अलग रोल्स में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन, और फिर बताते हैं कि हमें साइंटिस्ट की तरह सोचना क्यों सीखना चाहिए। एक साइंटिस्ट सवाल करता है, हाइपोथेसिस बनाता है, बार बार टेस्ट करता है और अपने थ्योरीज को बदलने से नहीं डरता। इमेजिन कीजिए, अगर हम अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी डिसीजंस लेते वक्त साइंटिस्ट माइंडसेट अपना लें तो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस किताब की कोर इनसाइट्स हिंदी में बहुत ही सरल और एंगेजिंग तरीके से समझाएंगे। हम आपको सिर्फ समराइज नहीं करेंगे बल्कि इस किताब की फिलॉसफी को आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाएंगे, ताकि आप भी वो साहस पा सकें जो फिर से सोचने के लिए चाहिए होता है। क्योंकि आज की दुनिया में नॉलेज से ज्यादा जरूरी है रीथिंकिंग। हर वो इंसान जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, उसे ये सीखना होगा कि कब पुराने विचारों को छोड़ना है और कब नई सोच को अपनाना है। तो चलिए एक साथ मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सोच के 4 किरदार, 1 प्रचारक, 2 वकील, 3 नेता और 4 वैज्ञानिक। कभी आपने किसी बहस के दौरान खुद को यह कहते सुना है, मैं सही हूं और तुम गलत? या फिर किसी अपने को मनाने के लिए तर्क देते हुए खुद से पूछा हो, क्या मैं बस इसलिए बोल रहा हूं ताकि वो मान जाए? या फिर किसी ग्रुप में खुद को लोगों की सहमति पाने की कोशिश में मशगूल पाया हो ताकि सब आपकी बात से प्रभावित हो जाएं? दरअसल हम सभी अपने जीवन में रोज इन भूमिकाओं में से किसी न किसी को निभा रहे होते हैं। कभी प्रचारक की तरह जो अपने विश्वासों को सही साबित करने की कोशिश करता है, कभी वकील की तरह जो दूसरों की सोच पर वार करता है और अपने तर्कों से उन्हें परास्त करना चाहता है, कभी राजनीतिज्ञ बन जाते हैं जो लोगों को खुश करने और समर्थन पाने के लिए बात करते हैं, और कभी कभी, हाँ बहुत कम बार, हम वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं जो चीजों को सवालों की नजर से देखता है, जिसे सच्चाई तक पहुंचने की चाह होती है। एडम ग्रांट हमें यह समझाते हैं कि ज्यादातर समय हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम डिफेंड कर रहे होते हैं अपने पुराने बिलीफ्स को, अपनी आदतों को, अपने ईगो को। हम सोचते नहीं, हम बचाते हैं। सोचने की जगह हम प्रीचिंग करते हैं, प्रोसिक्यूटिंग करते हैं या पॉलिटिकिंग करते हैं, और यहीं से मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि ये रोल्स हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपके सबसे प्रिय विश्वास पर सवाल उठा दे तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, चिढ़, या फिर उसे साबित करने की कोशिश कि आप सही हैं? अब एक कहानी सुनिए। अमेरिका में एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर इग्नास सेमेलवाइस, जिसने 1847 में यह साबित कर दिया कि अगर डॉक्टर ऑपरेशन से पहले हाथ धो लें तो मरीजों की मौत कम हो सकती है। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन जब उसने ये बात मेडिकल कम्युनिटी से कही तो किसी ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि सभी डॉक्टर खुद को सही मानते थे। उन्होंने उसकी बात को नकार दिया। सेमेलवाइस को मानसिक रोगी कहा गया और अंत में वो एक असाइलम में बंद होकर मर गया। सोचिए, अगर उन डॉक्टर्स ने साइंटिस्ट की तरह सोचा होता, खुले मन से, सवालों के साथ, एविडेंस की कद्र करते हुए, तो लाखों जिंदगियां बच सकती थीं। इंसान जब अपने विचारों के साथ इमोशनली जुड़ जाता है तो वो उन्हें आइडेंटिटी बना लेता है, और जब कोई उन विचारों को चुनौती देता है
तो हमें लगता है कि हमारी पहचान पर हमला हो रहा है। लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि आइडेंटिटी हमारे विचारों से नहीं, हमारे वैल्यूज से बनती है। और वैल्यू ये होनी चाहिए, ट्रूथ मैटर्स मोर देन बीइंग राइट। वैज्ञानिक माइंडसेट का मतलब है अपनी सोच को एक हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट करना और उसे टेस्ट करते रहना, गलत साबित हो जाना साइंटिस्ट के लिए फेलियर नहीं बल्कि सक्सेस की दिशा में एक स्टेप होता है। एडम ग्रांट कहते हैं, हमें क्यूरियोसिटी को ईगो से बड़ा बनाना होगा। हमें यह सीखना होगा कि मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं है, ये तो वो दरवाजा है जहां से असली सीख शुरू होती है। हर बार जब हम प्रीचिंग, प्रोसिक्यूटिंग या पॉलिटिकिंग के चक्रव्यूह में फंसते हैं तो हम अपनी सोच को एक बंद कमरे में कैद कर देते हैं। लेकिन जब हम साइंटिस्ट माइंडसेट अपनाते हैं तब हमारे विचार सांस लेते हैं, बदलते हैं, इवॉल्व करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में हों, किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हों, पॉज कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सचमुच सोच रहा हूं या बस अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि असली बुद्धिमत्ता तब नहीं होती जब आप हर बार सही साबित हो जाएं। असली बुद्धिमत्ता तब होती है जब आप खुद से कह सकें, मे बी आई वॉज रॉन्ग एंड दैट्स ओके। और यही है थिंक अगेन की पहली सीख। सोचिए, फिर से सोचिए और सीखने के लिए खुले रहिए। चैप्टर 2, भरोसे की कुर्सी और शक का साया, आत्मविश्वास और इनसिक्योरिटी की जंग। क्या आपने कभी वो फीलिंग महसूस की है जब आप किसी मीटिंग में होते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मन ही मन सोचते हैं, क्या मैं सही हूं? कहीं सब हंस तो नहीं देंगे? या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ किसी बात पर अड़े रहे, बाद में पता चला कि आप ही गलत थे। ये दो पल, एक जहां आत्मसंदेह हमें रोकता है और दूसरा जहां जरूरत से ज्यादा भरोसा हमें गुमराह कर देता है। जिंदगी के सबसे कॉमन लेकिन सबसे जरूरी अनुभव हैं। इंसान का मन एक दिलचस्प जगह है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझदार समझें, भरोसेमंद माने, लेकिन क्या हम खुद अपनी सोच को लेकर इतने भरोसेमंद होते हैं? जब हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, हम एक्सपर्ट हैं, उसी समय हम अपने लर्निंग के दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि शायद मुझे और सीखना है, तभी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। यही सोच एक रियल लर्नर को बाकी सबसे अलग बनाती है। अब सोचिए, एक ऐसे इंसान की जो हर बात में अपना ओपिनियन रखता है, आवाज ऊंची होती है, बॉडी लैंग्वेज में अथॉरिटी दिखती है, लोग उसे देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है। पर क्या वो वाकई कॉन्फिडेंट है या बस कॉन्फिडेंट दिखना जानता है? कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस में फर्क होता है। अक्सर जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो आर्म चेयर क्वार्टरबैक बन जाते हैं, यानी बिना मैदान में उतरे दूसरों को खेल सिखाने वाले। उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी कुछ देख लिया है, अब वो हर मुद्दे पर एक्सपर्ट हैं। ऐसे लोग नई बातें सीखने के बजाय अपने पुराने बिलीव्स को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। इसके उलट कुछ लोग होते हैं जो खुद पर सवाल उठाते हैं। उन्हें हर बार लगता है कि शायद वो काफी नहीं जानते। यही है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जब एक काबिल इंसान भी खुद को नकली महसूस करता है। पर क्या आप जानते हैं, ये एहसास कि शायद मैं सब कुछ नहीं जानता एक ब्लेसिंग हो सकता है, क्योंकि यही सोच आपको नए पर्सपेक्टिव्स के लिए खोलती है। जब आप खुद को सुधारने की जरूरत समझते हैं, तभी आप सच में ग्रो करते हैं। एडम ग्रांट हमें एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट से मिलवाते हैं, कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी, यानी ये जानना कि आप में काबिलियत है लेकिन फिर भी आप हर दिन सीख सकते हैं। ये वो बैलेंस है जहां आप न तो खुद को कम समझते हैं और न ही दूसरों से ऊपर। यही सोच एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। यही सोच हमें एक्सपर्ट से लर्नर बनाती है और लर्नर से मास्टर। अब जरा अपने चारों ओर देखिए, कौन लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, नए आइडियाज को सुनते हैं और अपनी राय बदलने से डरते नहीं? वही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं वो स्टैग्नेट हो जाते हैं। ग्रोथ उन लोगों का रिवॉर्ड है जो खुद को फिर से सोचने की इजाजत देते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके मन में ये ख्याल आए कि क्या मैं सही हूं, तो डरिए मत। ये सवाल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वही सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, सीखने की भूख जगाता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। चैप्टर 3, गलती में छिपी जीत। जब मैं गलत था बन जाए सबसे बड़ी ताकत। एक वक्त था जब हमें लगता था कि गलतियां केवल बच्चों की होती हैं। बड़े होते ही जैसे ही हम दुनिया की समझ में थोड़ा बेहतर होने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि अब हमें सब कुछ समझ आ गया है। अब हम सही सोचते हैं,
सही करते हैं, और अगर कभी कोई हमारी सोच पर सवाल उठाए तो हमें बुरा लगने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, गलत होना भी एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम खुद को ज्यादा समझदार, ज्यादा तर्कशील और ज्यादा सही मानते हैं। जब हम किसी बहस में होते हैं तो हमारा उद्देश्य सच्चाई को जानना नहीं होता, बल्कि अपनी बात को सही साबित करना होता है। हम उस सोच में डूब जाते हैं जहां मैं सही हूं ही सबसे बड़ा सत्य बन जाता है, लेकिन यहीं पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो गिर गिर कर चलना सीखता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं गिर गया, इसका मतलब मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगा। वो बार बार गिरता है, उठता है और हर बार कुछ नया सीखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें गिरने से डर लगने लगता है, गलत होने से डर लगने लगता है। एडम ग्रांट कहते हैं, गलत होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आप सीखने के रास्ते पर हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं गलत था, तो उस पल हम अपने ईगो को पीछे छोड़ते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। इससे जुड़ी एक कहानी है एक डॉक्टर की, जो अपने इलाज के तरीकों में इतना कॉन्फिडेंट था कि जब किसी ने उसकी राय पर सवाल उठाया तो उसने गुस्से में मरीज को दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि उसकी डायग्नोसिस गलत थी और मरीज को कुछ और बीमारी थी, तो वो टूट सा गया। लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार की, उसने अपने तरीकों पर दोबारा विचार किया और वो डॉक्टर बन गया जिसकी सबसे बड़ी खासियत बन गई गलती मानना और खुद को लगातार बेहतर करना। गलत होने की भावना अक्सर हमें शर्मिंदगी का एहसास कराती है, लेकिन एडम ग्रांट इसे एक ऐसी ताकत मानते हैं जो हमें दूसरों से जोड़ती है। जब हम स्वीकार करते हैं कि मैं नहीं जानता या मुझसे गलती हुई, तो सामने वाला हमसे जुड़ता है, हमें इंसान समझता है, परफेक्ट नहीं लेकिन प्रगति की राह पर चलता हुआ। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट बना बैठा है, जहां ओपिनियंस फैक्ट से ज्यादा वायरल होते हैं, वहां यह स्वीकार करना कि मैं गलत था किसी क्रांति से कम नहीं। यह ह्यूमिलिटी ही वो फाउंडेशन है जिस पर लर्निंग खड़ी होती है। बीइंग रॉन्ग इज नॉट अ साइन ऑफ स्टूपिडिटी, इट्स अ साइन ऑफ क्यूरियोसिटी। गलत होना यह नहीं कहता कि आप मूर्ख हैं, बल्कि यह बताता है कि आप कुछ नया जानने को तैयार हैं। यही सोच हमें साइंटिस्ट की तरह बना देती है, जो हर हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, हर गलती से सीखता है और कभी नहीं मानता कि अब उसे सब पता है। इमेजिन कीजिए, अगर हम अपनी जिंदगी में यह माइंडसेट अपना लें, तो हम सिर्फ सही फैसले नहीं बल्कि समझदारी से लिए गए फैसले लेने लगेंगे। तो अगली बार जब आप किसी बहस में हारें या कोई आपकी बात से असहमत हो, तो उससे लड़ने की बजाय एक पॉज लें और सोचें, क्या मैं गलत हो सकता हूं? अगर हां, तो खुद से नाराज मत होइए, बल्कि खुद को धन्यवाद दीजिए कि आपने अपनी सोच को एक नया मोड़ देने की हिम्मत दिखाई। क्योंकि असली जीत सिर्फ सही होने में नहीं है, असली जीत उस वक्त होती है जब हम गलत होकर भी आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं। चैप्टर 4, विचारों की कुश्ती। बहस नहीं, बदलाव चाहिए। कल्पना कीजिए, दो लोग आमने सामने खड़े हैं। एक अपने विचारों की तलवार लेकर आया है और दूसरा अपनी मान्यताओं की ढाल लेकर। दोनों के चेहरों पर आत्मविश्वास की एक चट्टान सी शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है, अपने अपने विचारों को सही साबित करने का तूफान। यही है वो पल जहां बहस जन्म लेती है। मगर सवाल यह है, क्या हर बहस जरूरी है? क्या हम लड़ते हैं सोच को बेहतर करने के लिए या फिर सिर्फ जीतने के लिए? बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई हमारी सोच से टकराता है तो हमारे भीतर एक युद्ध शुरू हो जाता है। ईगो, सेल्फ इमेज और प्राइड, ये तीनों मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जो किसी भी नए विचार को अंदर आने ही नहीं देती। हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला जीत गया तो हम हार जाएंगे, लेकिन सोचिए, क्या सच में हार जाना इतना बुरा होता है? या फिर हारने के बाद जो नया दृष्टिकोण मिलता है वो असल में हमारी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। थिंक अगेन हमें ऐसे ही एक एहसास की ओर ले जाती है जहां बहस को एक जंग नहीं बल्कि एक जर्नी समझा जाता है। जब हम बहस करते हैं सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, तो हम बंद दरवाजों से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम क्यूरियोसिटी के साथ बात करते हैं, बिना किसी एजेंडा के, सिर्फ समझने के इरादे से, तब सामने वाला भी धीरे धीरे अपने विचारों की परतें खोलने लगता है। मान लीजिए आप अपने किसी करीबी दोस्त से किसी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वो आपकी राय से बिल्कुल उलट सोचता है। आप चाहें तो चीख सकते हैं, उसे गलत साबित कर सकते हैं, या फिर आप उससे एक सवाल पूछ सकते हैं।
तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बस यहीं से शुरुआत होती है रीथिंकिंग की। सवाल करने से डर नहीं लगता। डर तब लगता है जब हमें लगता है कि अगर हमारी राय बदली तो हमारी पहचान खो जाएगी। लेकिन क्या पहचान का मतलब सिर्फ एक फिक्स्ड सोच है? एडम ग्रांट यह नहीं कहते कि हर किसी से बहस करो, बल्कि वो यह दिखाते हैं कि डिसएग्रीमेंट एक पावरफुल टूल हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा तभी मुमकिन है जब हम अपनी बातों के पीछे छुपे इमोशन को पहचानें और दूसरों की बातों के पीछे छुपे डर, उम्मीद और अनुभव को समझने की कोशिश करें। एक बार एक कंपनी ने अपने ऑफिस में एक चैलेंज नेटवर्क बनाया। ऐसा माहौल जहां लोग खुलकर एक दूसरे की सोच को चुनौती दे सकें, बिना इस डर के कि उन्हें जज किया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि इनोवेशन बढ़ा, ट्रस्ट गहरा हुआ और लोगों ने न सिर्फ एक दूसरे को बल्कि खुद को भी बेहतर समझा। यही बात हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं। बहस को एक इंटेलेक्चुअल कॉम्बैट की तरह न देखें, बल्कि एक ऐसा डायलॉग समझें जहां दोनों पक्ष कुछ सीख कर निकलते हैं। कभी कभी सबसे अच्छी कॉन्वर्सेशंस वहीं से शुरू होती हैं जहां हम सोचते हैं कि अब ये समझ नहीं पाएगा, और अचानक हम खुद ही कुछ नया समझ जाते हैं। जब हम रिजिड सोच के दायरे से बाहर निकलते हैं तो हमें न सिर्फ नए आइडियाज मिलते हैं, बल्कि रिलेशनशिप्स भी मजबूत होती हैं। बहस में जीतने की खुशी टेम्पररी हो सकती है, लेकिन किसी की सोच बदलने की क्षमता, और कभी कभी अपनी भी, वो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से असहमत हों तो उसे चुप कराने की कोशिश मत कीजिए। इंस्टेड पॉज कीजिए, सोचिए और पूछिए, मैं इसे किस नजरिए से नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि असली रीथिंकिंग वहीं से शुरू होती है जहां बहस खत्म होती है और समझ शुरू होती है। चैप्टर 5, सोच के दुश्मनों के साथ नृत्य, मतभेद को बनाए संवाद। कभी आपने किसी से बहस करते हुए यह महसूस किया है कि आप कुछ भी कह लें, सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं है? या फिर आपने खुद को उस स्थिति में पाया है जहां कोई आपकी बातों से असहमत है और आप बस उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं? ऐसे हर लम्हे में हम सोचते हैं कि काश लोग थोड़ा खुलकर सोचते, थोड़ा समझने की कोशिश करते। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है, क्या मैं भी ऐसा ही करता हूं? हमारे आसपास की दुनिया लगातार बदल रही है, लेकिन हमारा नजरिया, हमारे बिलीफ्स अक्सर वहीं के वहीं जमे रहते हैं। और जब कोई हमारे उन बिलीफ्स को चुनौती देता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी आइडेंटिटी पर हमला हो गया हो। यही वह पल होता है जहां मतभेद एक लड़ाई बन जाता है, लेकिन यही वो मौका भी होता है जहां मतभेद एक संवाद बन सकता है, अगर हम चाहें तो। एडम ग्रांट हमें एक ऐसे नजरिया अपनाने की ओर ले जाते हैं जो हमारे अंदर के डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ता है और उसे एम्पैथी और क्यूरियोसिटी से भर देता है। जब कोई हमसे असहमत होता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर ये होती है कि हम अपने विचारों को बचाएं, उन्हें डिफेंड करें। लेकिन सोचिए, अगर हम उस मतभेद को एक इनविटेशन की तरह लें, एक मौका कि हम किसी और की दुनिया को देख सकें, उनकी सोच को समझ सकें। जैसे एक डांस होता है, 2 लोग, 2 स्टेप्स, 2 मूव्स, लेकिन तालमेल से एक खूबसूरत परफॉर्मेंस। वैसे ही मतभेद भी हो सकता है। हमें तालमेल बैठाना है, लड़ाई नहीं लड़नी। हमें अपनी ईगो को पीछे रखना है ताकि अंडरस्टैंडिंग आगे आ सके। एक बेहद टचिंग कहानी सामने आती है एक महिला की जो एंटी वैक्सर्स के बीच जाकर उनसे संवाद करती है। वो चिल्लाकर उन्हें गलत साबित करने नहीं जाती, बल्कि सवाल पूछती है, उनकी चिंताओं को सुनती है, जजमेंट नहीं करती, बस समझने की कोशिश करती है। और नतीजा, वो लोग जो पहले एकदम रिजिड थे सोचने लगते हैं, कुछ अपने विचार बदलते हैं, कुछ खुलकर सवाल पूछते हैं। असल में जब हम दूसरों को सुनने लगते हैं, बिना उन्हें नीचा दिखाए, बिना ये साबित करने की कोशिश किए कि हम ही सही हैं, तब एक मैजिक होता है। तब सामने वाला भी हमारे लिए दरवाजा खोलता है। मतभेद अब दीवार नहीं रहते, पुल बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर हम हर बातचीत को एक डिबेट नहीं बल्कि डिस्कवरी बना लें, अगर हम हर डिसएग्रीमेंट को एक नए पर्सपेक्टिव की तरह देखें। जब हम लोगों से जुड़ते हैं सिर्फ उन्हें जीतने के लिए नहीं बल्कि उन्हें समझने के लिए, तो हम दोनों जीतते हैं। और यही तो असली विक्ट्री है। सोचिए, आप कितनी बार ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनसे आपकी सोच मेल नहीं खाती। अगली बार जब ऐसा हो तो लड़ने की जगह एक कदम पीछे लें, मुस्कुराइए और कहिए, टेल मी मोर। क्योंकि जब हम जेन्युइनली सुनते हैं तो हम सिर्फ एक दूसरे के विचार नहीं, एक दूसरे के दिलों को भी छू लेते हैं। यही है वो शक्ति जो हमें फिर से सोचने की हिम्मत देती है और सोच को एक नई दिशा देती है।
मतभेद में संवाद ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ये कर पाए तो शायद हमारी दुनिया थोड़ी बेहतर, थोड़ी ज्यादा इंसानी हो जाएगी। चैप्टर 6, मन को छूने वाली बातचीत, प्रेरणा से सोच बदलने की कला। कभी आपने किसी जिद्दी इंसान से बात करने की कोशिश की है जो अपनी सोच से टस से मस नहीं होता? आपने पूरी कोशिश की होती है कि वो आपकी बात समझे, लेकिन जितना आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो और अड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप दीवार से बात कर रहे हों, एक ऐसी दीवार जो आपकी बात नहीं सुनना चाहती, सिर्फ अपनी दोहराए जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर उस इंसान की जगह कोई आपका अपना हो, आपका परिवार, आपका दोस्त, या कोई ऐसा जिसे आप बदलते देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी हर कोशिश उल्टी पड़ जाती है। कभी कभी तो लगता है जितना समझाते हैं उतना ही वो और दूर चला जाता है। लेकिन इसका हल क्या है? कभी कभी सोच को बदलने के लिए तर्क या बहस नहीं, बल्कि सहानुभूति की जरूरत होती है। हमें प्रेरणा देने की, दिल से बात करने की, और सबसे जरूरी बात, सुनने की जरूरत होती है। आइए एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक महिला थी जो अमेरिका में वैक्सीन अवेयरनेस के लिए काम करती थी। उनका काम था उन लोगों से बात करना जो वैक्सीन लेने से डरते थे या उसका विरोध करते थे। अब आप सोचिए, ऐसे लोग जो पक्के तौर पर मानते हैं कि वैक्सीन नुकसानदायक है, उनसे बात करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन यह महिला उनके साथ बहस नहीं करती थी। वो न तो डेटा के ढेर लगा देती थी, न ही उन्हें बेवकूफ साबित करने की कोशिश करती थी। वो बस उनसे सवाल पूछती थी, आपको वैक्सीन से डर क्यों लगता है? क्या आपको किसी पर भरोसा नहीं है? और फिर चुपचाप सुनती थी। धीरे धीरे जब लोग खुद अपनी बातें बोलते थे तो वो अपने ही शब्दों में अपने भ्रमों से बाहर निकलने लगते थे। उन्होंने महसूस किया कि सामने वाला उन्हें बदलने नहीं बल्कि समझने आया है। यहीं से उनकी सोच में हलचल शुरू होती थी। इसे कहते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, एक ऐसी तकनीक जहां आप किसी को ये नहीं बताते कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, बल्कि आप उन्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं। आप उनका सामना नहीं करते, आप उनका साथ देते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी राय जोर से चिल्ला रहा है, वहां जो धीरे से सवाल करता है वही सच में बदलाव लाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों को लॉजिक से बदल सकते हैं, पर इंसान लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चलता है। जब उन्हें लगता है कि उनकी बात का मूल्य है, तब वे बदलाव के लिए तैयार होते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपने समाज में इसी सोच के साथ बातचीत करें कि सामने वाले को हर हाल में हराना नहीं, समझाना है, तो शायद हमारी बहसें संवाद में बदल जाएं। और संवाद ही तो है जो सोच बदलने का पहला कदम होता है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि जब आप किसी की सोच बदलना चाहें तो सबसे पहले उसे महसूस कराएं कि आप उसका सम्मान करते हैं। जब इंसान को लगे कि वो सुना जा रहा है, तब वो खुद से सवाल पूछने लगता है, और जब सवाल अंदर से आते हैं तभी जवाब दिल से निकलते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी बात न माने, जोर से मत बोलिए, बस थोड़ा धीमे हो जाइए, उनसे सवाल कीजिए, सुनिए और महसूस कीजिए। क्योंकि सोच को बदलने का सबसे असरदार तरीका है दिल से बात करना और दिमाग को जेंटली चैलेंज करना। कभी कभी एक सॉफ्ट वॉइस, एक ओपन हार्ट और एक ऑनेस्ट सवाल किसी की पूरी जिंदगी की सोच बदल सकता है। चैप्टर 7, जब बातें बन जाएं, विस्फोटक। भावनाओं को समझकर पुल बनाएं, दीवार नहीं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिससे आपकी राय नहीं मिलती। वो गुस्से में है, आप भी धीरे धीरे तमतमा रहे हैं, बात बात पर तकरार हो रही है। आपको लगता है कि आपकी बात सही है और शायद सामने वाला भी बिल्कुल यही सोच रहा है। अब यहां सवाल ये उठता है, क्या हम सिर्फ बहस करने के लिए बात कर रहे हैं या फिर वाकई किसी को समझने के लिए? कई बार हमारी बातचीतें अचानक एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक बन जाती हैं, जैसे कोई मामूली सी बात भी बम की तरह फट पड़े। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भावनाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं तो तर्क पीछे छूट जाता है। हम सोचते हैं कि हमें अपनी बात मनवानी है, लेकिन असल में हम सामने वाले को खो बैठते हैं और धीरे धीरे बातचीत पुल नहीं, दीवार बन जाती है। एडम ग्रांट हमें ऐसे पलों में खुद से एक सवाल पूछने को कहते हैं, क्या मैं इस इंसान को हराकर जीतना चाहता हूं या इसके साथ मिलकर सच्चाई तक पहुंचना? सोचिए कितना बड़ा फर्क है इन दोनों बातों में। एक कहानी याद आती है। एक पिता और बेटा दोनों ही राजनीति को लेकर तीखी बहस में उलझ गए थे। बेटा सोचता था कि पिता पुराने विचारों में फंसे हैं
और पिता को लगता था कि बेटा जमीन से कट चुका है। बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने एक दूसरे से हफ्तों बात ही नहीं की। लेकिन एक दिन बेटे ने कुछ अलग किया। उसने गुस्से से नहीं, जिज्ञासा से बात शुरू की। पापा, मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। वो बातचीत किसी डिबेट की तरह नहीं थी, वो थी एक क्यूरियस कॉन्वर्सेशन। और उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सच्ची समझ देखी। हम जब किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग सोचता है, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, विज्ञान हो या समाज, तो दो रास्ते हमारे सामने होते हैं। या तो हम ईगो के रास्ते पर चलें और उसे गलत साबित करें, या हम एम्पैथी का रास्ता चुनें और उसे समझने की कोशिश करें। बहुत बार लोग सोचते हैं कि सहमत होना ही रिश्तों की नींव है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनना, बिना काटे, बिना जवाब बनाने की जल्दी के, यही असली कनेक्शन है। चार्ज्ड कॉन्वर्सेशंस में हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। लोग सिर्फ तर्क से नहीं बदलते, वे भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। अगर हम उनके डर, उनके अनुभव और उनकी उम्मीदों को समझें, तो शायद हम उन्हें जीत नहीं सकते, लेकिन उनका दिल जरूर छू सकते हैं। थिंक अगेन हमें यह याद दिलाती है कि जब हम किसी मुद्दे पर गहराई से बात करते हैं, तो हमारा मकसद सामने वाले को चुप कराना नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए कि हम दोनों कुछ नया समझकर उठें। एक ऐसी बातचीत जहां कोई जीते या हारे नहीं, बल्कि दोनों का नजरिया बड़ा हो जाए। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी बातचीत में हों जो थोड़ा गर्म हो रही हो, खुद से पूछिए, क्या मैं यहां सच में सुन रहा हूं या बस जवाब देने के लिए रुका हूं? क्योंकि जब हम लिसन टू अंडरस्टैंड और नॉट जस्ट टू रिप्लाई, तभी हम एक ऐसा पुल बना पाते हैं जो सोचों के बीच की खाई को पाट सके। और यही सोच, यही ओपननेस इस तेजी से बदलती दुनिया में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 8, पाठ्य पुस्तकों की क्रांति, शिक्षा जो सवाल करना सिखाए। जरा सोचिए, अगर हमारे स्कूल में सिर्फ याद करने की जगह सोचने पर जोर दिया जाता, तो क्या हमारी जिंदगी कुछ और होती? अगर हमें हर बात मानने की बजाय हर बात पर सवाल उठाना सिखाया जाता, तो क्या हम आज कुछ अलग सोच पाते? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सोच की जो हमारी शिक्षा प्रणाली की जड़ों को हिला देती है। क्या वाकई में हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सोचने सिखाता है, या बस हमें एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां सही उत्तर रटकर देना ही सफलता की गारंटी समझी जाती है? इमेजिन कीजिए एक क्लासरूम जहां बच्चे डरते हैं सवाल पूछने से, जहां क्यूरियोसिटी को अनुशासन की कमी माना जाता है, जहां मार्क्स से इंटेलिजेंस मापी जाती है। ऐसे माहौल में एक बच्चा सीखता क्या है? वो बस ये सीखता है कि जो बताया गया है वही सही है। एडम ग्रांट एक कहानी बताते हैं, एक टीचर की जो बच्चों को टेक्स्ट बुक से अलग जाकर सिखाता है। वो बच्चों को सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि उनसे सवाल करवाता है। जैसे ही कोई बच्चा कहता है मैं नहीं जानता, तो वो उसे कहता है वेरी गुड, अब यही तो शुरुआत है कुछ नया सीखने की। कितनी खूबसूरत बात है ना? जब नहीं पता होना कमजोरी नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी की पहली सीढ़ी बन जाए। हमारे देश में अक्सर बच्चों को यह सिखाया जाता है कि गलती करना गलत है, लेकिन गलती करना तो लर्निंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब हम डर के कारण चुप रहते हैं, तो सोचने की क्षमता खत्म होने लगती है। लेकिन जब हमें यह आजादी मिलती है कि हम सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, गलती कर सकते हैं, तभी असली शिक्षा शुरू होती है। सोचिए, अगर इतिहास की किताबों में यह लिखा होता कि यह सिर्फ एक नजरिया है और इसके और भी कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, तो क्या हम और ज्यादा सोचने लगते? अगर विज्ञान हमें यह कहता कि यह अब तक की जानकारी है, लेकिन कल कुछ नया साबित हो सकता है, तो क्या हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती? बच्चों को रिजिड थिंकिंग से निकालकर फ्लेक्सिबल सोच की ओर ले जाना ही असली शिक्षण है। जब शिक्षक खुद ये स्वीकार करता है कि उसे भी सब कुछ नहीं पता, तभी छात्र भी खुद को एक्सप्लोर करने की आजादी महसूस करता है। एडम ग्रांट हमें दिखाते हैं कि हमें बच्चों को रेडीमेड आंसर्स देने के बजाय उन्हें ऐसे सवालों में उलझाना चाहिए जिनका कोई आसान जवाब ना हो, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जहां बच्चा क्रिटिकल थिंकर बनता है। वो सिर्फ ज्ञान लेने वाला नहीं, बल्कि खुद ज्ञान खोजने वाला बनता है। सोचिए, अगर आपका बच्चा हर रात किताब पढ़कर आपसे कहे, पापा इसमें जो लिखा है क्या वो सच में सही है, तो समझ लीजिए कि आपने उसे सोचने का सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया है। डाउट विद डायरेक्शन। शिक्षा का असली मकसद यही होना चाहिए, आंसर्स नहीं, माइंडसेट देना। ऐसा माइंडसेट जो जिज्ञासा से भरा हो, जो कहे शायद मैं गलत हूं,
लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जब हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं तब हम सिर्फ अच्छे छात्र नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनने की दिशा में बढ़ते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को क्यों पूछते सुने, मुस्कुराइए, क्योंकि शायद वही सवाल एक नई सोच की शुरुआत हो। और शायद यही है उस पाठ्य पुस्तक क्रांति की पहली लहर जिसका हम सभी को इंतजार था। चैप्टर 9, सोच की सुरंग से निकलें, नया नजरिया अपनाएं। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं वही इंसान हूं जो 5 साल पहले था? क्या मेरी सोच, मेरे विश्वास, मेरी धारणाएं अब भी वैसी ही हैं जैसी पहले थीं? अगर जवाब हां है तो शायद कहीं कुछ रुक गया है, क्योंकि जो इंसान समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता वो धीरे धीरे एक सुरंग में कैद हो जाता है, एक ऐसी टनल जहां से बाहर की रोशनी दिखाई ही नहीं देती। सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां लोग नए आइडियाज को खारिज कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो पुराने तरीकों से मेल नहीं खाते। हम हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। ये वाक्य एक ऐसा जहर है जो किसी भी इनोवेशन को जड़ से खत्म कर सकता है। इस माइंडसेट में फंसे लोग भूल जाते हैं कि समय कभी नहीं रुकता, वो चलता रहता है और उसके साथ हमें भी बदलते रहना चाहिए। एक स्कूल टीचर की कहानी लें जो बीते 20 साल से एक ही पाठ्यक्रम, एक ही उदाहरण और एक ही टीचिंग स्टाइल में उलझी हुई है। बच्चों की आंखों में उत्साह की जगह ऊब है, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने नोट्स और पुराने तर्कों में ही उलझी रहती है। उसका तर्क सीधा है, मैं ये सालों से ऐसे ही पढ़ाती आई हूं, तो ये तरीका गलत कैसे हो सकता है? वो ये नहीं समझती कि बच्चे बदल चुके हैं, उनका माहौल बदल चुका है, उनकी सीखने की आदतें बदल चुकी हैं। लेकिन जब कोई टीचर खुद को अपडेट नहीं करता तो वो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाता है, एक पुरानी किताब की तरह जो अब कोई पढ़ना नहीं चाहता। ऐसी ही सोच वर्क प्लेसेस में भी देखी जाती है। एक कंपनी के सीईओ को देखिए जिसने अपनी कंपनी को 90s में एक छोटे से ऑफिस से शुरू किया था। उस समय उनके फैसले सही थे, तेज थे, बोल्ड थे। लेकिन आज जब दुनिया डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन और एआई की ओर भाग रही है, वो अब भी फैक्स मशीन्स और पेपर वर्क में भरोसा रखता है। उसके एम्प्लॉयज चेंज लाना चाहते हैं, पर हर नई पहल को सीईओ एक ही वाक्य में दबा देता है, हम पहले भी बिना इन सब के आगे बढ़े हैं, अब क्यों जरूरत है? और यहीं पर कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है, इनोवेशन दम तोड़ने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सुरंग से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं, जैसे एक युवा एंटरप्रेन्योर जिसने अपने पिता की पुरानी दुकान को डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदला। पिता को डर था कि ऑनलाइन जाने से ग्राहक दूर हो जाएंगे, लेकिन बेटे ने सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बदला, माइंडसेट भी बदला। और आज वही दुकान न सिर्फ शहर में बल्कि देश भर में जानी जाती है। असल में हमारी सोच भी सॉफ्टवेयर की तरह होती है, अगर उसे टाइम टू टाइम अपडेट ना किया जाए तो वो आउटडेटेड हो जाती है। बग्स आने लगते हैं, ईगो, रिजिडिटी, फियर ऑफ चेंज। लेकिन जैसे ही हम खुद को अपडेट करने का फैसला करते हैं, यानी फिर से सोचने का साहस जुटाते हैं, वैसे ही हमारी दुनिया एक्सपैंड होने लगती है। सोचना, फिर से सोचना और जरूरत पड़ने पर दोबारा सोच को बदल देना, यही वो मानसिकता है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। टनल विजन यानी एक सीमित दृष्टिकोण में फंसे रहना आसान है, क्योंकि वहां कोई डर नहीं होता, सब कुछ जाना पहचाना लगता है। लेकिन सच्ची ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां हम मान लेते हैं कि शायद मैं गलत हो सकता हूं और शायद मुझे फिर से सोचना चाहिए। अगर हम सीखना बंद कर दें तो हम जीना बंद कर देते हैं। और सीखने की शुरुआत तब होती है जब हम अपने पुराने विश्वासों को सवालों के कटघरे में खड़ा करना सीखते हैं। यही एडम ग्रांट की सबसे गहरी बात है कि विजडम डजंट कम फ्रॉम बीइंग राइट, इट कम्स फ्रॉम बीइंग विलिंग टू बी रॉन्ग। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी सोच पर सवाल उठाए तो नाराज न हो, मुस्कुराइए और कहिए, शुक्रिया, आपने मुझे फिर से सोचने का मौका दिया, क्योंकि यही तो असली ताकत है, थिंक अगेन करने की। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और शानदार बुक के साथ।